नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और आज हम बातचीत करने जा रहे हैं डेंगू बुखार के बारे में। एक वायरल बीमारी है जो मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलती है और कई बार ये बीमारी गंभीर रूप भी धारण कर लेती है। तो इसके बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है और इसके बारे में प्रकाश डालने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में हमारे। अमित सक्सेना साहब, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिसिन विभाग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल जो है डेंगू बुखार, आखिर बाकी बुखारों की तुलना में डेंगू बुखार कैसे अलग है या डेंगू बुखार क्या है? डेंगू बुखार जैसे कि आपने बताया वो मादा मच्छर है जिसको वैरायटी होती है उसकी एडीज, उसके काटने से होता है। ये जो बीमारी होती है इसमें जो लक्षण होते हैं जैसे कि तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, उल्टी जैसा लगना, ये सब रहता है। लेकिन उसके कुछ कैरेक्टर जो रहते हैं उसको अलग दूसरी बीमारी से अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि मलेरिया हुआ या टाइफाइड हुआ, इनमें भी ये सिम्टम्स रहेंगे, लेकिन सिर्फ अपन उसको लक्षणों के हिसाब से डिवाइड नहीं कर सकते। इसमें लैब टेस्ट, खून की जांच, उससे भी अपन को देखना पड़ेगा कि ये चीजें आपस में कैसे अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। यानी कि एक ही लक्षण कई तरह की बीमारियों में हो सकते हैं, कई तरह के बुखार में हो सकते हैं। डेंगू के बुखार को निश्चित करने के लिए, कंफर्म करने के लिए आपको कुछ जांचें करानी होती हैं। यदि हम जांचों की बात करें तो कौन कौन सी वो जांचें होती हैं जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं, बिल्कुल शर्तिया कह सकते हैं कि आपको डेंगू बुखार है? और क्या प्लेटलेट्स कम होना ही एकमात्र संकेतक है, सूचक है, इंडिकेटर है डेंगू बुखार का? क्योंकि लोगों का प्लेटलेट कम होता है तो लोग अक्सर सोचते हैं कि उनको कहीं डेंगू तो नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल, एक सिर्फ प्लेटलेट कम होना ही इसमें एक मार्कर नहीं होता है डेंगू की सीवियरिटी बताने के लिए। जैसे अपन को बताना है कि ये सिर्फ डेंगू ही बीमारी है या कुछ और है, तो उसके टेस्ट के लिए जो स्पेसिफिक रहेगा वो रहेगा आपका डेंगू एंटीजन टेस्ट। जो डेंगू जो रहती है वैरायटीज के सीरोटाइप रहते हैं, 4 रहते हैं, 1, 2, 3, 4। तो उसमें एंटीजन में अपन देखते हैं 1, 2, 3, 4 में कौन सा पॉजिटिव है। इसके बाद अपन इसकी एंटीबॉडी देखते हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहले अगर जो डेवलप होगा वो होगा IgM, उसके बाद डेवलप होगा IgG, इसके बाद अपन देख सकते हैं CBC और उसमें अपन देख सकते हैं प्लेटलेट जैसा कि आपने बताया, और दूसरी चीज अपन देखते हैं WBC। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि प्लेटलेट हमेशा कम हो तभी अपन उसको डेंगू मानेंगे। स्पेसिफिक टेस्ट रहेगा वो रहेगा आपका एंटीजन टेस्ट। प्लेटलेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हिमेटोक्रीट। हिमेटोक्रीट टेस्ट होता है, उससे अपन को यह पता चलता है कि आपका खून जो है वो गाढ़ा कितना है। अगर खून आपका गाढ़ा ज्यादा हो रहा है इसका मतलब आपका जो पानी है उसका लॉस हो रहा है, वो आपकी छोटी धमनियों से बाहर जा रहा है और शरीर में डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, और ये जो चीज होती है वो भी डेंगू की सीवियरिटी को बढ़ाता है। जी, पानी की कमी होती है, इसीलिए मरीज को बार बार ये कहा जाता है कि अधिक से अधिक तरल पदार्थ का सेवन करें, और इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम होते हैं इसमें निश्चित रूप से। डॉक्टर साहब, एक चीज ये समझना चाहेंगे कि क्या सारे जो मादा एडीज मच्छर हैं उनके काटने से डेंगू होता है या फिर जो उससे संक्रमित होते हैं उनके काटने से ही होता है? और ये मच्छर कब काटते हैं, कहां पनपते हैं? सिर्फ जो मादा संक्रमित होती है उससे ही डेंगू फैलेगा, या फिर अगर जो नॉर्मल मादा है उसने संक्रमित व्यक्ति को काटा है फिर वो किसी दूसरे व्यक्ति को काट रहा है तो भी डेंगू हो सकता है। और ये जो मच्छर होते हैं वो मोस्टली आपके डाउन एंड डस्क, यानी कि जब सूरज उगता है या तो सूरज जब ढलता है तब ये मच्छर मोस्टली काटते हैं, इसलिए हमें उस समय ही सबसे ज्यादा बचाव रखना है। हो सके तो मतलब अपन बाहर नहीं जाएं, कपड़े फुल पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करें। बहुत अच्छे उपाय बताएं, और आपने ये बताया कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय ये मच्छर काटता है। एक बात और है, जो मलेरिया के मच्छर रहते हैं वो मोस्टली सुबह काटते हैं, और जो डेंगू के मच्छर होते हैं उसमें जो लास्ट में जो रहता है उसमें व्हाइट और ब्लैक, मतलब सफेद और काले स्ट्रिप्स टाइप के रहते हैं, उससे अपन उनको दूसरे मच्छरों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसका मतलब जिन क्षेत्रों में आपका डेंगू बुखार फैला हुआ है, डेंगू बीमारी फैली हुई है, उस क्षेत्र के लोगों को ज्यादा चौकन्ना या सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां उनको मच्छर काट रहा है, मच्छर काट के आपको भी काट सकता है, तो आपके अंदर संक्रमण हो सकता है। अगर एक परिवार में एक संक्रमित व्यक्ति है तो उसको बिल्कुल अपन को उसको बचाना है, फिर से उसको ना काटे मच्छर, क्योंकि अगर वो उस व्यक्ति को काटेगा और जो परिवार के दूसरे लोग हैं उसमें भी ये बीमारी जाने का खतरा रहेगा। अब बात करें कि किन लोगों में ज्यादा रिस्क होता है, जोखिम होता है। फर्ज कीजिए कि किसी को मच्छर ने काटा,
संक्रमित मच्छर ने काटा और किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को भी काटा, लेकिन पहले व्यक्ति को हो गया दूसरे व्यक्ति को नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है? जी, और क्या कारण उसके लिए जिम्मेदार है? जी बिल्कुल। जनरली जो देखते हैं अपन, जो ओल्ड एज है या तो उनको पहले से कुछ बीमारी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर इनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या जो बच्चे हैं, इन्फेंट है, 1 साल से कम है, या जो प्रेग्नेंट वुमेन है, महिलाएं हैं जो गर्भवती है, ये सब हाई रिस्क में कहलाते हैं। इनमें जो डेंगू होगा वो उनमें सीवियरिटी के ज्यादा चांसेस है, ना कि एक नॉर्मल पर्सन में। तो जब भी ऐसे व्यक्ति को डेंगू हो रहा है तो उनको बिल्कुल अपन को मॉनिटरिंग करना है कि कहीं ये ज्यादा सीवियर ना हो जाए। मोस्टली यही रहता है कि जब मच्छर अगर डेंगू वाला काटा है व्यक्ति को, वो मोस्टली 4-7 दिन में जैसे भी नॉर्मल वायरल फीवर होता है तो वैसे ही ये भी चला जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्लेटलेट कम हो रहा है या हेमेटोक्रीट बढ़ रहा है या कुछ सीवियरिटी हो रहा है, तो वो चांसेस हैं। वो फिर जेनेटिक मेकअप आपका कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो डेंगू होते हैं उसके 4 टाइप होते हैं। अगर एक व्यक्ति को एक बार उस टाइप से डेंगू हो गया है तो फिर से नहीं होगा उससे, लेकिन बाकी 3 बचे हैं। और अगर उस पेशेंट को फिर से डेंगू के पेशेंट ने काट लिया तो चांसेस ये ज्यादा है, मच्छर ने काट लिया, डेंगू के मच्छर ने काट लिया, लेकिन एक टाइप का मतलब उसको इम्यूनिटी हो गई। लेकिन जो दूसरा सीरो टाइप है, एक से तो उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो गई। अब 1, 2, 3, 4 जो टाइप थे, एक से इम्यूनिटी हो गई, लेकिन 2nd, 3rd, 4th जो रहेगा से सीवियरिटी के ज्यादा चांसेस हैं। बचे हुए 3 के लिए आपको इम्यूनिटी नहीं है, केवल एंटीबॉडीज फर्स्ट के लिए, पहले के लिए पैदा हुआ है। और अगर फिर से उसको डेंगू हो गया तो सीवियरिटी मतलब सीवियर होने के ज्यादा चांसेस हैं पेशेंट को, क्योंकि उसमें फिर रिएक्शन होता है, जो एंटीबॉडी बनी है वो आपके शरीर के अगेंस्ट काम करेगी और डेंगू ज्यादा सीवियर हो जाएगा। बहुत ध्यान देने वाली बात है डॉक्टर साहब की, यदि आपको एक बार डेंगू हो गया है और दूसरी बार डेंगू होता है तो ज्यादा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल यही था कि अगर आप डेंगू बुखार से संक्रमित हो गए हैं या उसके चपेट में आ गए हैं, वायरस से संक्रमित हो गए हैं, तो कितने दिन का ये पूरा विंडो होता है, कितने समय तक वो बुखार स्थायी रूप से मरीज पे रहता है? मोस्टली 4 से 10 दिन तक रहता है, फीवर रहेगा, उसके बाद फिर लाल धब्बे आ सकते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि कई बार बुखार आने के बाद पेशेंट को लगता है कि वो ठीक है, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद भी कंडीशन खराब हो सकती है, उसको लाल धब्बे आ सकते हैं, जो हेमेटोक्रीट जो बताया मतलब खून गाढ़ा हो सकता है, या सीवियरिटी आ सकती है। तो सिर्फ अपन को प्लेटलेट ही उसमें नहीं देखना है, बाद में जैसे आपका फीवर सबसाइड हो गया तब भी आप देखें कि आपके प्लेटलेट नॉर्मल हुए कि नहीं, हेमेटोक्रीट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। इसके लक्षणों की यदि हम थोड़ी सी और डिटेल में अगर हम तफसील में जाकर के जांच करें या जानने की कोशिश करें तो कैसे कैसे मैनिफेस्ट होते हैं इसके लक्षण, कैसे कैसे प्रकट होते हैं? जैसे हड्डी तोड़ बुखार भी इसे कहते हैं, तो जोड़ों में दर्द की बात कर लें या आंखों के नीचे जलन की बात कर लें या फिर चकत्ते पड़ने की बात, रेड रैशेज जिसे बोलते हैं, ये कैसे किस क्रम में ये प्रकट होते हैं आपकी बॉडी में? सबसे पहले आपको बुखार आएगा जो बहुत तेज हो सकता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी हो सकता है। सिर दर्द जो होता है वो बहुत ज्यादा तेज रहता है। बदन दर्द होता है, जैसे आपने बताया इसको ब्रेकबोन फीवर, ऐसा लगता है किसी ने हड्डी तोड़ दी है। और इसका एक प्रिक्यूअल रहता है कि जो आंख के पीछे आपको जलन या तो दर्द होता है, और ये सिम्टम्स आने के बाद फिर लाल धब्बे आते हैं। और उसके बाद फिर आपका पेशेंट अगर नॉर्मल हो रहा है, ट्रीटमेंट से ठीक होगा, या तो फिर वो सीवियरिटी हो जाएगा। सीवियरिटी से आपका ये होगा कि उसका जो प्लेटलेट है वो बहुत कम हो जाएंगे। अगर ये 20,000 से भी कम हो जा रहे हैं तो इसमें बहुत चांसेस है ब्लीडिंग होने का, मतलब कि आपके नाक से, उल्टी से या लैट्रिन से खून आ सकता है। हेमेटोक्रीट कम होगा, इसमें मतलब जो छोटी धमनियां रहेगी उससे जो आपका पानी रहेगा वो बाहर रिसेगा, और ये जो पानी है वो आपका पेट में भी भर सकता है या तो फिर आपका फेफड़ों में भर सकता है। उसके बाद पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। और ऐसे केसों में जो आपका लिवर होता है उसमें भी कंजेशन होता है, हेपेटाइटिस होता है, तो वो चीज भी आप एलएफटी में देखेंगे, वो चीज बढ़ी हुई आएगी। पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, बार बार उल्टी होगी, और सीवियरिटी में उसमें खून भी आ सकता है। पेट भारीपन लगेगा, उसको असहजता सी लगेगी। बीपी कम होगा क्योंकि आपका खून का रिसाव है, तो उसको चक्कर आएंगे और उसको बार बार ऐसा लगेगा कि वो बेहोश होने वाला है। अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो जल्द से जल्द आपको हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट करवाना है, घर पे रह के इसका इलाज नहीं करना है। डॉक्टर साहब, डेंगू का नाम आते ही बहुत से लोग पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परिवार में ऐसी स्थितियां बन जाती हैं क्योंकि लोगों को हो सकता है कि बहुत ज्यादा इसके बारे में उस रूप में जानकारी ना हो। लेकिन यहां पर ये आप बताइए हमारे श्रोताओं को, मरीजों को,
कि किन स्थिति में आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है, यानी संस्थागत इलाज की जरूरत है, और किन परिस्थितियों में आप घर में ही सही हो जाते हैं, क्योंकि सुना है कि 90% तक पेशेंट जो होते हैं, मरीज होते हैं, वो घर में ही सही हो जाते हैं। तो इसमें क्या एहतियात बरतनी पड़ती है और किन मरीजों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है? बिल्कुल, नॉर्मली जो पेशेंट है वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसमें अपन को पैरासीटामोल लेना है दर्द के लिए, और पानी, इलेक्ट्रोलाइट, ये अपन को लेना है। अब कुछ पेशेंट में वार्निंग सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब कि कुछ ऐसे लक्षण हैं, अगर वो आपको आ रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना ही है। उसमें तेज सिर दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, उल्टी बार बार हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है या पेट में भारीपन लग रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, या तो मूर्छा जैसा लग रहा है कि आप बेहोश हो जाएंगे, और लाल धब्बे आ रहे हैं, या तो फिर कहीं से आपका खून का रिसाव हो रहा है, नाक से, मुंह से, लैट्रिन से या पेशाब से। ऐसे लक्षण अगर आपको आ रहे हैं तो जल्द से जल्द आपको अस्पताल में जाके डॉक्टर से इलाज करवाना है। जी डॉक्टर साहब, आपने दवाइयों में पैरासीटामोल की बात की। इस मर्ज में या इस बुखार में कौन सी दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाइयां भी लोग लेने लगते हैं, पेन किलर्स भी, दर्द निवारक दवाइयां भी लेने लगते हैं, तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि कौन सी दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। इसमें आपको पेन किलर जो है, एनसेड है, जैसे कि आइबुप्रोफेन है, या तो एस्पिरिन है, या तो स्टेरॉइड है, ये सब आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये जो रहेंगे वो आपके प्लेटलेट के फंक्शन को अफेक्ट करेंगे, उससे ब्लीडिंग के या रक्त के स्राव के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये आपको नहीं लेना है। और इसमें एंटीबायोटिक का एज सच साइंटिफिक कोई रोल नहीं है। जो मेन ट्रीटमेंट है वो आपका हाइड्रेशन है, फ्लूइड है, और आपका दर्द हो रहा है या बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल है। इसमें एक लोकल चीजें भी रहती हैं कि बोलते हैं कि पपीते के पत्ते खाने का जो रहता है, तो इसमें इसका भी रोल कुछ है नहीं, मतलब कहीं भी साइंटिफिक प्रूफन नहीं है। और आप अगर पपीते के पत्ते खा रहे हैं तो उससे ये चांसेस हो सकता है कि आपको गैस्ट्राइटिस हो, उल्टी बढ़ जाए, और उल्टी होने से डिहाइड्रेशन और बढ़ जाएगा, जो स्थिति को और बिगाड़ सकता है। जी डॉक्टर साहब, घरेलू नुस्खे की तरफ ही मैं आ रहा था और आपने उसका जिक्र छेड़ दिया। तो पपीते की पत्ते की बात तो हो गई, बकरी का दूध भी लोग पीते हैं, नारियल पानी भी पीते हैं, तो इसका क्या रोल है? इसमें आपका नारियल पानी या जो भी तले पदार्थ हैं, लिक्विड डाइट है, मतलब कि आप कोई से भी फल खा सकते हैं, पपीता भी खा सकते हैं, पत्ते नहीं, पपीता खा सकते हैं, कीवी है, या जो भी फल है वो आप खा सकते हैं। बकरी के दूध का ऐसा कुछ मतलब इसमें नहीं है। जो आपको नॉर्मल जो दूध है, चाहे गाय का है, जितना न्यूट्रिशन वो देगा वो ये न्यूट्रिशन देगा, बाकी इसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है डेंगू में। खाने में कुछ विशेष एहतियात या सावधानी बरतनी चाहिए? जी, इसमें वही आपको पानी ज्यादा पीना है, और तली चीजें आपको अवॉइड करना है, मसाले की ये सब चीजें आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इस समय आपका लिवर भी स्ट्रेस में है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, फल खाना है, और आपको लाइट खाना खाना है, उबला खाना खाना है। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी चर्चा आपसे हुई। बस आखिरी में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि डेंगू के मरीज के लिए आप कुछ सुझाव दीजिए, कुछ परामर्श ऐसा दीजिए जिससे वो सावधानी बरत करके उससे बच सकें। सबसे पहले तो अगर आपको डेंगू हो गया है तो आप घबराएं नहीं। ये जो बीमारी है सेल्फ लिमिटिंग है, जैसे कोई भी वायरल फीवर होता है 4 से 7 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बताया आपको कि लक्षण अगर आपके बिगड़ रहे हैं तो जल्द से जल्द आपको हॉस्पिटल जाना है। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि आपको प्रिवेंट करना है इस बीमारी ये ना हो, क्योंकि ये मच्छरों से होती है। तो आप घर में साफ सफाई रखें। अगर टायर हैं या तो कुछ गमला है उसमें जो साफ पानी है, क्योंकि जो कूलर्स हैं, क्योंकि ये जो मच्छर है वो साफ पानी में अंडे देता है और प्रजनन वहां होता है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है। तो आपको घर में साफ सफाई ही रखना है कि कहीं भी अगर जमा पानी है तो उसको बहा दें, और ऐसा ना हो कि वहां फिर से मच्छरों का प्रजनन हो। और नुस्खे है जैसे कि आपको मॉस्किटो रिपेलेंट लेना है, नेट लगाना है, घर पे अगर खिड़कियां हैं तो उसमें जाला लगाना है, टूट गया है तो उसको ठीक करना है जाली को। जी, मूलतः बात यह है कि आपको मच्छरों से बचाव करना है और मच्छर ना पनपने पाए। आपने बताया कि साफ पानी जो होता है उसका मुख्य स्रोत होता है, वहां से मच्छर पनपते हैं, और ये बात ध्यान रखने की है। और जो उपाय आपने डॉक्टर साहब बताया कि आपको कैसे रहना है, उसको अपना करके आप इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। ये जरूर एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जो नुस्खे आपने बताए उसको अपना करके। डॉक्टर अमित सक्सेना साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन विभाग, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से हमारे बीच आप आए और आपने डेंगू बुखार के ऊपर हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।